जी बेटा, कौन सी स्लाइड्स की बात आप कर रही थी? पीक टाइम वाली? सर ये वाली स्लाइड। जी सर इसमें ये जो हमने कैंसिल किए हैं दो टर्म्स, एक में ओमेगा डी है ये और मेरा एक ख्याल है में ओमेगा एन है। मेरा ख्याल है ये कौन सी वाली? दिस वन? सर जो हमने ऊपर कैंसिल किए हैं ये कॉस। दिस वन? यस सर, दिस वन। ये मेरा ख्याल है ये मैंने गलती से लिख दी, इनको कैंसिल किया। ओके सर। ओके ठीक है ठीक है, नहीं गलती से नहीं लिखा था, यू आर राइट। अब मुझे एक्सप्रेशन से क्लियर हुआ। ओके, दिस वाज द एक्सप्रेशन। थैंक यू फॉर आस्किंग। द एक्सप्रेशन इज what I had written here, that was zeta omega d over 1 minus zeta square, and I have cancelled it with this thing zeta omega and y, because omega d is what? Omega d is equal to omega n 1 minus zeta square. So जब मैं इसको ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो अल्टीमेटली यू एंड अप विद, अब मैं इसको अगर रिप्लेस कर दूं ओमेगा डी को ओमेगा एन 1 minus zeta square के साथ, तो this would be cancelled out and you are left with zeta omega n. Agreed? यस सर। Okay. चलें आगे. Any questions regarding rise time and peak time and how we have calculated those? इरफान? यस सर। बताएं फिर, यस सर है तो बताएं. जी, any question? नो सर। नो सर। Ibrahim? No sir, no further questions. Isha? नो सर, नो क्वेश्चंस। Halima? No, sir. Okay, great. So let's move. So let's look at this. क्या हो रहा है? ओमेगा डी आपके पास ये एक्सप्रेशन है, TP is equal to pi over omega d. So as omega d increases, your TP decreases. So ये वो जगह है, देखिए ये आपके पास पोल पेयर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल पेयर है 1 कॉम्प्लेक्स, ये जो चीज है, दिस इज योर ओमेगा डी, दिस वन. ठीक, और आपके पास इस तरह का ये जो रिस्पॉन्स है, ये आपके पास रिस्पॉन्स है, समथिंग लाइक दैट. फिर आपने पोल पेयर ओमेगा डी बढ़ा दिया, तो उस केस में ओमेगा डी अब आपके पास पोल पेयर 2 के लिए ये हो गया. सो क्या हुआ आपके पास, जो टीपी है, ऑफ कोर्स यहाँ पे टीपी पहले यहाँ पे था टीपी, अब टीपी जो है पोल पेयर 2 के लिए वो आपके पास ये टीपी आ गया. नाउ दिस इज योर टीपी, पहले ये टीपी था. और पोल पेयर 3 के लिए आप देखें तो आपका ओमेगा डी जो है वो ये हो रहा है. सो इन दैट केस आपका टीपी जो है दैट इज इवन स्मॉलर, ये आपके पास इस जगह पे है. सो दैट्स द टीपी काइंड ऑफ थिंग. एग्रीड? एनी क्वेश्चंस? जी जनाब. नो सर। That's one, that's the second one, and that's the third one. So these are my omega d's. So this is omega 1 है, ये omega 2 है, and that's omega 3. Remember omega is equal to omega d है, ठीक है. So omega d3, omega d2 and omega d1 with respect to all these curves. But one thing is important, and that one thing is कि एनवेलप जो है, डिकेइंग एनवेलप जो है वो सेम है.
Any volunteer in this class who can tell me why the envelope is same? सर क्योंकि y of t का एक्सप्रेशन तो सेम है. No. y of t का एक्सप्रेशन कैसे सेम हो सकता है जब ओमेगा 1 कोसाइन ओमेगा 1t कोसाइन ओमेगा 2t और कोसाइन ओमेगा 3t की टर्म्स में बात करेंगे तो एक्सप्रेशन सेम हो जाएगा. एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है. सर सिग्मा की वैल्यू सेम है सर. ग्रेट, जबरदस्त. क्या नाम है आपका? इब्राहिम सर. वेरी गुड इब्राहिम. बिकॉज जो डिकेइंग टर्म्स हैं वो टर्म यूज कर रही हैं एक्सपोनेंशियल माइनस जीटा ओमेगा एन टी इन ऑल द टर्म्स. जहां पे भी आपके पास ये एक्सप्रेशंस मौजूद हैं, look at this, these are the decaying terms. And what is zeta omega n? That's equal to sigma, and sigma is what? Sigma is this thing. अगर आप गौर करें तो ओमेगा डी तो आप चेंज कर रहे हैं, लेकिन आप सिग्मा की वैल्यू आप चेंज नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज द रीजन, दिस इज एक्सपोनेंशियल माइनस सिग्मा टी और एक्सपोनेंशियल माइनस जीटा ओमेगा एन टी. सो दैट्स द रीजन कि ये एनवेलप जो है सेम है. वेरी गुड इब्राहिम, वेरी गुड. चलें जी आगे. यस सर. Okay, great. Now the next thing is overshoot, maximum peak overshoot. So what is it? It is the percentage difference. देखिए overshoot क्या होगी? जो कि फाइनल वैल्यू से ऊपर जो चीज है, ये मेरी overshoot है. This thing is my overshoot. यानी steady state से मैं कितना ऊपर जाता हूँ. So it is the difference between the maximum value, which is y of tp. यहाँ पे जो मुझे चीज मिल रही है इस जगह पे, that is y of tp. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है. जो टीपी पे जो वैल्यू मिल रही है, दैट्स द ओवरशूट, दैट्स द मैक्सिमम वैल्यू. सो वाई ऑफ टीपी, और ये जो जगह है फाइनल वैल्यू जो है, इसको मैं क्या कह सकता हूं? दैट इज इन फैक्ट द स्टेडी स्टेट वैल्यू. दिस इज वाई ऑफ इंफिनिटी. सो इनके दरमियान जो डिफरेंस है, आई कॉल इट मैक्सिमम पीक ओवरशूट. एंड जनरली इसको जो हम एक्सप्रेशन है इसको हम देखते हैं. सो बी इज इन फैक्ट वाई ऑफ टीपी, ए इज वाई ऑफ इंफिनिटी, एंड दैट इज मोस्टली normalized by the final value, so divided by y of infinity. And percentage की terms में अगर हम बात करें तो this is multiplied by 100. तो ये आपके पास जो है वो इसका कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है पीछे. तो अगर हम देखें इसको, so what will be the y of infinity? ए सर. That is equal to a और 1. इस केस में हम 1 की बात कर रहे हैं. मैं जनरली इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, इसको ज़हन में रखिएगा. ये 1 है मेरा. वो आपके जो बाकी स्लाइड्स हैं उसमें उसको a कहा गया. इट्स द सेम थिंग. यानी u ऑफ t जो है या r ऑफ t जो है, दैट इज इक्वल टू a u ऑफ t. अगर ऐसा है तो फिर r ऑफ s जो है दैट इज a ओवर s है. और अगर हम बात कर रहे थे 1 की बात कर रहे हैं, सो मींस a की बात नहीं कर रहे, तो इस केस में वी आर टॉकिंग अबाउट 1. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट y ऑफ tp? पाई ओवर ओमेगा डी. एक मिनट बेटा, मैं जरा
Okay, sorry, there was a call. जी जनाब, YFTP. In fact, that's equal to 1 plus exponential minus omega n pi over omega d. कहाँ से आई है ये टर्म? सर अब- y के सर हमने एक्सप्रेशन टीपी की y के जगह एक्सप्रेशन से, एग्जैक्टली y के एक्सप्रेशन से हमने ये चीज फाइंड आउट की है. सो जहां पे हमने प्रोबेबली हमने इस एक्सप्रेशन को देखें. सो दिस वाज द एक्सप्रेशन. ठीक है, दैट वाज माय एम्पलीट्यूड ना. सो इस एम्पलीट्यूड में ओमेगा एन, उसमें अगर हम उसको टी को टीपी कर दें, so in that case TP is equal to pi over omega d. So that's the expression. और omega d आपके पास पहले से पता है. What is omega d? So omega d is equal to that is omega n 1 minus zeta square. So as a result of that, what is your y of TP? That's equal to 1 plus exponential minus zeta pi over 1 minus zeta square. And now we are interested in maximum peak overshoot, and that would be equal to y of TP minus y of infinity divided by y of infinity into 100. So that would be equal to 1 plus exponential minus eta pi over 1 minus zeta square, and minus 1 divided by 1 into 100. So that would be equal to exponential, इस तरह से लिख देता हूँ, ज़्यादा आसान है, माइनस थीटा पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा स्क्वायर इनटू 100 इन परसेंट. एग्रीड जी? सो एवरीथिंग चाहे वो राइज टाइम हो, चाहे वो पीक टाइम हो या सेटलिंग टाइम हो, यू विल बी सीइंग दैट एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन. YFT का जो आपने एक्सप्रेशन लिया था, which we started our lecture with, जिसमें स्टेप रिस्पॉन्स हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम का लिया था. सो एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम देयर. सो इन दैट केस दैट्स योर एक्सप्रेशन. मैक्सिमम MP कह लें या ओवरशूट कह लें, परसेंटेज ओवरशूट. सो दैट्स माय एक्सप्रेशन, एंड यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू गेट योर मैक्सिमम पीक ओवरशूट. ठीक हो गया जी? अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो जैसे ही डैम्पिंग रेशियो जो है वो इंक्रीज करती है, क्या हो रहा है? अगर डैम्पिंग रेशियो इंक्रीज करती है तो पीक ओवरशूट भी आपकी डिक्रीज कर रही है. सो वी हैड ऑलरेडी सीन दैट एज zeta increases, the rise time increases. So the system becomes slower, but the advantage is that the peak overshoot decreases. अब ये दोनों चीजें हैं, ये conflicting requirements हैं आपकी, rise time और peak overshoot. And in general second order design में हम लोग zeta जो है वो 0.4 और 0.8 के दरमियान रखते हैं. So we want to design our second order underdamped systems with damping ratios between 0.4 and 0.8. We don't want damping ratios lower than 0.5, 0.4 because the overshoot will be high. So हम नहीं चाहते कि हमारी overshoot बढ़ जाए, because आपने इस expression में देखा है, इस picture में, कि जैसे जैसे आपकी ओवरशूट कम होती चली जाती है, आपकी जो आपकी जीटा जो है, द डैम्पिंग रेशियो कम होती चली जाती है. इस बात का मतलब है कि आप अनडैम्प्ड सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी ऑसिलेशंस बढ़ती जा रही हैं और आपका पीक ओवरशूट जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, एंड दोज ऑसिलेशंस विल रिमेन फॉरएवर. ठीक है,
सो जब आप ऊपर जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जीटा, तो क्या हो रहा है, आपकी पीक ओवरशूट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। सो वी डोंट वांट दैट, वी वांट कि ये 0.4 और 0.8 के दरमियान में रहे, सो दैट के ओवरशूट भी ना हो। बट एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट्स हैपनिंग कि आपका जो राइज टाइम है वो जो है वो बड़ा होता जाता है। इनफैक्ट द सिस्टम बिकम्स स्लगिश। लेकिन यानी दोनों जो हैं वो आपस में आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा कि जब आपने राइज टाइम और ओवरशूट के दरमियान में जब आप सिलेक्शन करने के लिए जाएंगे। एग्रीड? So that's it. The percentage overshoot, and that's the figure from your book. डैम्पिंग रेशियो जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, आपकी पीक ओवरशूट जो है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक हो गया बच्चा? एनी क्वेश्चंस? सर ये अगर आप काइंडली एक दफा रिपीट करते सर, डैम्पिंग रेशियो जैसे हमारी इंक्रीज होगी हमारी ओवरशूट डिक्रीज होएगा और हमारा जो टाइम ओवरशूट हमारी जब डैम्पिंग रेशियो डिक्रीज हो रही है, व्हाट्स हैपनिंग, जब हमारी डैम्पिंग रेशियो इंक्रीज हो रही है तो ओवरशूट डिक्रीज कर रही है। राइट सर। ठीक है ना, ये आपके सामने मौजूद है। जैसे जैसे डैम्पिंग रेशियो राइट साइड पे इंक्रीज कर रहे हैं आप, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो प्लॉट है दैट इज इंडिकेटिंग कि आपकी परसेंटेज ओवरशूट जो है वो डिक्रीज कर रही है। यस, आवर राइज टाइम विल इंक्रीज। डैम्पिंग रेशियो जैसे ही बढ़ेगी तो सिस्टम जो है, देखें उसी से दोबारा उसी तरफ चलते हैं, इस सिस्टम पे आ जाएं। अब देखें ये फॉर सम डैम्पिंग रेशियो इज दिस सिस्टम। जैसे जैसे डैम्पिंग रेशियो हमारी इंक्रीज करती है तो क्या हो रहा है, अब ये डैम्पिंग रेशियो ने इंक्रीज किया है, राइज टाइम बढ़ गया और पीक ओवरशूट कम हो गई है। मजीद अगर हम इसको, यानी राइट साइड पे जाता जा रहा है सिस्टम। अब ये ब्लू देखें तो इसमें राइज टाइम जो अगर 100% को हम कंसीडर करें तो राइज टाइम ये हो गया है, दिस इज माई टी राइज टाइम। अगर मैं कहूं कि 0 से 100% तक की जो ऑफ द फाइनल वैल्यू है, तो ये मेरा राइज टाइम है और ये मेरी ओवरशूट है, इससे ऊपर वाली ये मेरी ओवरशूट है। तो इस केस में देखें फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पॉइंट, ये मेरी ओवरशूट यहाँ पे थी और राइज टाइम मेरा क्या था, राइज टाइम मेरा ये था, ये मेरा राइज टाइम था इस केस में। इस केस में अगर हम देखें तो पीक ओवरशूट मेरी ये थी और राइज टाइम मेरा क्या था, दैट वाज दिस थिंग। और इस केस में ब्लू के केस में देखें तो राइज टाइम इज दिस वन, इंक्रीज हुआ है, डैम्पिंग रेशियो इंक्रीज हुई है। डैम्पिंग रेशियो क्या है, बेसिकली आपके ऑसिलेशंस को डैम्पन कर रही है, स्प्रेस कर रही है। अगर मेरी डैम्पिंग रेशियो 0 है तो मेरा सिस्टम ऑसिलेट करता रहेगा हमेशा। क्या सिचुएशन है, देखें ये बार बार यही चीज डिस्कस हुई है। ये देखिए आपकी डैम्पिंग रेशियो 0 है तो पोल कहां पड़े हुए हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे। रिस्पॉन्स क्या होगा, टाइम डोमेन में रिस्पॉन्स क्या होगा, दैट वुड बी ऑलवेज समथिंग लाइक दैट। एग्रीड? यस सर। और जब आप यहां बैठे हुए हैं, जब आपके डैम्पिंग रेशियो 1 हो गई है, सपोज अगर आपके पास पोल्स यहां पे आ गए हैं, यानी अगर ये अंडर डैम्प्ड हो जाएगा और अगर यही पोल नीचे इधर आ गए तो मतलब ये है कि आपके पास समथिंग लाइक दैट इस तरह का रिस्पॉन्स होगा अंडर डैम्प्ड के लिए और क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए इस तरह का रिस्पॉन्स होगा। सो अगर यहाँ पे डबल ऑर्डर है तो क्रिटिकली डैम्प्ड है, और अगर तो दो डिस्टिंक्ट पोल हैं तो इन दैट केस यू हैव एन ओवर डैम्प्ड सिस्टम। लेकिन अगर आपके पास यही पोल थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर आ जाते हैं तो यू आर हैविंग अंडर डैम्प्ड सिस्टम। So in that case you will be having some kind of damping. यहाँ पे complete damping मिली थी आपको, यहाँ पे undamped system था, j omega axis पे undamped system था because zeta was equal to 0। यहाँ पे आपके पास zeta was equal to 1
और इनके लिए जीटा वाज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 अगर आपके पास डिस्टिंक्ट पोल थे, और जब आपके पास जीटा इज बिटवीन 0 and 1 तो यू आर हैविंग पोल्स ऑन दिस ओमेगा एन सर्कल के ऊपर, रेडियस के ऊपर पड़े हुए हैं. इन दैट केस you have got oscillations, but these oscillations are going to be dampened, and at least at time t is equal to infinity you are reaching the steady state value. Agreed? Have I answered your question? Yes, sir. Okay, the last thing, the last parameter which affects the system performance is settling time. Now it's the minimum time required before the system response remain within 5% of the final value. Again, different definitions of this settling time is available as well. Some books are defining it as remains within 2% of the final value. Some are saying it's 5% of the final value. But the important thing is that you are first time आप उस zone में जब आप आएंगे जब 5% यानी प्लस माइनस 5% से बाहर फिर आप नहीं निकल रहे होंगे. So suppose अगर हम करें यहाँ पे जरा थोड़ा मैग्निफाइड वर्जन नहीं है, मैं इसको आपको सपोज दैट्स माय फाइनल वैल्यू, और ये मैं कंसीडर कर लेता हूँ मेरे पास प्लस माइनस 2 और या प्लस माइनस 5 वैल्यूज हैं. ओके, और रिस्पांस जो है मेरा वो सपोज ओवरशूट के बाद वो सो सम ओवरशूट के बाद रिस्पांस जो है उसने चलना शुरू किया, एंड अब ये इसके अंदर रह रहा है, इसके अंदर. सो फर्स्ट टाइम जब ये एंटर हुआ उन वैल्यूज के अंदर, देखिए यहाँ पे भी एंटर हुआ था लेकिन यहाँ से बाहर निकला है. ठीक, सो दिस इज प्लस 5% या 0.05 वैल्यू, दिस वाज 1 एंड दैट्स माइनस, या इसको 1.05 कह लेते हैं, इसको 0.95 कह देते हैं. सो ये वाला जो टाइम है, ठीक, दैट वुड बी माय सेटलिंग टाइम फ्रॉम 0, जब भी वो स्टार्ट कर रहा था. सो दैट वुड बी माय सेटलिंग टाइम. अब वो इस लिमिट से बाहर नहीं आ रहा. सो द सेटलिंग टाइम इज इन फैक्ट, अगर मैं 5 सेकेंड्स वाली वो रखता हूँ तो टाइम सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू 3 ओवर जीटा ओमेगा एन, और अगर मैं दिस इज 5% वाली डेफिनेशन यूज करता हूँ, एंड ऑफ कोर्स अगर मैं 2% वाली यूज करता हूँ तो इन दैट केस माय सेटलिंग टाइम विल बी इंक्रीज्ड. सो दैट्स approximately this thing. I'm not solving it for you. Do it as an assignment, and of course the expression will be coming from y of t के expression से ही आपको मिलेगा. But the important thing is that you are interested कि आपका जो magnitude है of your y of t, जिस response के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, that is within the limits of either plus minus 2% or plus minus 5%. So just take the definition of that and try to solve it. ठीक है? ठीक है जनाब, कोई हाँ ना ही कर दिया करें. सर ये दोबारा बताएं सर, ये 5% के लिए आपने बताया कि 3 ओवर जीटा ओमेगा. जी, this is the answer. This is the answer for settling time. अगर 5% मैं डेफिनेशन रखता हूं तो that is 3 over zeta omega n, और अगर मैं 2% रखता हूं तो that is 4 over. Of course अगर मैं 2% रखता हूं तो 2% तो that would be somewhere over here ना, वो तो ज्यादा stringent हो जाएगी कंडीशन आपकी. ऐसे ही है ना, 2% की कंडीशन तो ये हो जाएगी, आगे मजीद छोटा होता चला जाएगा. सो इन दैट केस आपका टाइम जो है वो बढ़ता चला जाएगा. So that's why it is 4 over zeta omega n. और zeta omega n क्या है? That is sigma. ठीक है ना? Yes. तो you can see कि इसको आप किस तरह से देखते हैं, but you will be starting it with the y of t expression. Okay, so as this zeta, because 4 over zeta omega n or 4 over sigma d is the same thing, so in that case this is
This is the thing that is your zeta omega n और सिग्मा. सो जैसे जैसे आप अपोजिट साइड पे जाते हैं, सो इस बात का मतलब है जीटा ओमेगा एन या सिग्मा जो है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है. सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो डिकेइंग टर्म है आपकी, जो एक्सपोनेंशियल माइनस सिग्मा या एक्सपोनेंशियल माइनस जीटा ओमेगा एन जो है, इसका रिस्पॉन्स जो है वो बढ़ता चला जाता है. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आप का जो टीएस है वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है. आप जल्दी जो है वो सेटल करना जो है वो शुरू कर देते हैं जैसे ही आप इस तरफ जाएंगे. पर डिके तेजी से होगा. ठीक है. टाइम कांस्टेंट जो है वो उसका अपोजिट है, 1 ओवर सिग्मा के साथ इसका टाइम कांस्टेंट है. सो जैसे जैसे सिग्मा बढ़ता चला जाएगा टाइम कांस्टेंट कम होता चला जाएगा एंड यू विल बी डिकेइंग शार्पली. एंड शार्प डिके का मतलब ये है कि यू विल बी सेटलिंग टाइम आपका कम होता चला जाएगा. एग्रीड? यस सर. Great. Okay ji, given the pole plot, find zeta omega n, peak time and percentage overshoot and settling time for the pole locations. जी जनाब, कहाँ से स्टार्ट किया जाए और क्या किया जाए? जीटा फाइंड आउट करना है, क्या करें? सो गए हैं? पहले फाइव फाइंड कर ले सर. ईशा? सर सिग्मा डी इज इक्वल टू जीटा ओमेगा एन. ठीक है. सर सिग्मा डी -3 दिया गया सर हमें. हाँ जी. -3J7 सर. वो थोड़ी सर वो जूम कर दें, नजर नहीं आ रहा सही. बेटा ये जो है ना आपका सिग्मा, चले मैं यूं लिख देता हूँ. सिग्मा इज इक्वल टू 3 है, of course on the left side. Minus sigma is equal to -3, so sigma is equal to 3 and omega d या omega is equal to 7. ठीक है. So this is 7. Vertical axis जो है वो आपका 7 है. और horizontal axis ये जो चीज है आपका पोल लोकेशन के लिए, that's equal to 3. आपको पता है कि कोसाइन ऑफ फाई दैट्स इक्वल टू व्हाट? दैट्स इक्वल टू जीटा. सो दिस इज माय फाई. कोसाइन ऑफ फाई क्या होगा? या बल्कि 5 पहले फाइंड आउट कर लें. 5 विल बी इक्वल टू व्हाट? टेंजेंट इनवर्स. दिस इज 7, दिस इज 3. 7 over 3, that's equal to 66.80, and then you will be taking the cosine of this angle and you will be getting your zeta, and that's equal to 0.394. Agreed? Yes sir. Okay, so what is omega n? This is omega n. How can we calculate it? ये जो रेडियस है, सिग्मा ओवर ईटा करते सर. सिग्मा ओवर ईटा किया जा सकता है और हम इसे 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो है उस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड दैट्स इक्वल टू 7.616. दैट्स योर natural frequency. Then if we are interested in TP is equal to pi over omega d. So you know omega, what is omega d? What is omega d?
दैट्स इक्वल टू 7. ओमेगा एन ऑन स्क्वायर सर 7. 7 इसी एक्सिस पे है, जो ओमेगा इस एक्सिस पे जो भी चीज है दैट्स योर ओमेगा डी और ओमेगा. सो इन दैट केस दैट वुड बी इक्वल टू पाई ओवर 7 एंड दैट्स इक्वल टू 0.449. ये सेकंड्स में आ जाएगा. फिर उसके बाद आगे चलते हैं. परसेंटेज ओवरशूट की अगर हम बात करें, सो दैट्स इक्वल टू व्हाट, एक्सपोनेंशियल माइनस divided by 1 minus zeta square. So everything is known here, multiplied by 100. So it is zeta is 1 point, zeta multiplied by pi is in fact exponential minus 1.23 divided by, if we calculate this, it is 0.919 multiplied by 100. So that's equal to 26%. This is percentage overshoot. What about TS? If we take the 2% band, consider करें to definition को, so in that case it is 4 over sigma, so that would be equal to 4 over sigma was equal to 3, so in fact 1.33 seconds. और अगर मैं इसको TS को करूं कि 5% पे, तो in that case that would be 3 over sigma, in that case it is 1 second. ठीक है, ये within 5% की डेफिनेशन के साथ है. ऑफ कोर्स ये पहले हो जाएगा, और ये 3% वाली डेफिनेशन के साथ है. इनफैक्ट 2% वाली डेफिनेशन के साथ है. इनफैक्ट दैट वुड टेक मच टाइम टू सेटल. ठीक है, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस एग्जांपल? कोई कंफ्यूजन हो? सर ये टीएस तो लाइक दफा आप दोबारा बता दें सर, ये परसेंटेज क्या हो जाएगा? टीएस की ये डेफिनेशन है ना बेटा. टीएस की दो चीजें हमने देखी हैं, either it is 3 over sigma eta omega n or 4 over eta omega n. If we are taking the definition of 2% within the final value band, तो आप 4 over eta omega n होगा, और अगर आप 5% of the final value के पे आप देख रहे हैं उस टाइम को, then it would be 3 over zeta omega n. And that's very obvious यार, इसमें कोई ऐसी confusion वाली बात तो नहीं है. If I am saying कि मैं within 5% of this final value पे सेटल करूंगा, तो ऑफ कोर्स मैं पहले सेटल कर जाऊंगा. और अगर मैं कहूं कि मैं 2% पे जाऊंगा तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा. ऑफ कोर्स मुझे वो स्ट्रिंजेंट कंडीशन जो है वो ज्यादा मैंने स्ट्रिंजेंट कर दी है. वो जब ज्यादा क्लोज आएगी इस फाइनल वैल्यू के, तब मैं पहुंचूंगा, तो इनफैक्ट मेरा टीएस जो है वो बढ़ जाएगा उस केस में. सो इन दैट केस ये आपके पास 3 ओवर ओमेगा एन ईटा ओमेगा एन है, ये आपका 4 ओवर ईटा ओमेगा एन है. एंड आई हैव गिवन यू द असाइनमेंट कि आप इनको प्रूव करें कि किस तरह से ये वैल्यूज जो है वो आई हुई हैं. ठीक है, सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस थिंग हियर. सिग्मा जो है दैट इज 3, दैट इज गिवन. बाकी तो डक शूट है यार, कोई ऐसी चीज नहीं है. 4 ओवर 3 करें या 3 ओवर 3 करें. राइट सर. सर ये सिर्फ 2% एंड 5% के लिए है, बाकी मतलब आप अगर फर्ज किया मैं आपको कहता हूं कि 10% है, फर्ज किया, रफली आप क्या अंदाजा लगाते हैं क्या होगा? सेटलिंग टाइम को बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? सर फिर कम होना चाहिए. कम होना चाहिए. सो आप कहते हैं ये अप्रोक्सीमेटली 6 ओवर जीटा ओमेगा n है. ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट यस एग्जैक्ट वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है ना? यस. सपोज मैं कहता हूं मतलब ये 1%, अगर मैं कहूं कि 1% है, इन दैट केस दैट वुड बी इवन स्ट्रिंजेंट कंडीशन. सो हो सकता है कि वो मजीद टाइम जो है वो बढ़ जाए, 6-7 ओवर जीटा ओमेगा n हो जाए. और आपने जो बात की थी ना, अगर मैं 10% पे कहता हूं तो आपका सेटलिंग टाइम जो है वो क्या हो जाएगा? पहले सेटल कर जाएगा ना. आपने गलत कहा था, उल्टा कहा था आपने. 10% पे दैट वुड बी प्रोबेबली 2 ओवर जीटा ओमेगा n. जल्दी सेटल कर रहा है ना. यस सर, जल्दी. आप अपनी कंडीशंस को रिलैक्स कर रहे हैं कि 10% ऑफ द फाइनल वैल्यू. इस बात का मतलब है 1.1 और 0.9 के दरमियान जैसे ही वो आए और उससे बाहर ना निकले, तो आप कहते हैं दिस इज माय सेटलिंग टाइम. 5% पे ये है कि 0.95 और 1.05 के दरमियान आ रहा है. सो इट इज टेकिंग मोर टाइम एज कंपेयर टू दैट 10% विंडो. और जब आप कहते हैं 2%, इस बात का मतलब ये कि 1.02 और 0.98 के दरमियान जब आएगा, ऑफ कोर्स दैट वुड बी टेकिंग मोर टाइम. ठीक है, मजीद स्ट्रिंजेंट कंडीशन है. यस.
क्या नाम है आपका? नंग्याल है। जी नंग्याल, क्लियर हो गई ना बात? यस सर, यस। ओके ग्रेट। एनी अदर क्वेश्चंस? No, sir. Okay, so इसको आप alternate expression की terms में, ये आपकी बुक की स्लाइड्स हैं, so you can use second order system के step response के लिए you can use this thing as well. And that is in fact the same thing जो हम पहले बात कर रहे थे, just उसने define कर दी हैं different values को, so you can work on that. Okay, these are the drill problems. I'm not interested in doing it. आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब जरा हायर ऑर्डर सिस्टम्स को देख लेते हैं। जीरो स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें या फॉर थर्ड ऑर्डर और हायर ऑर्डर सिस्टम, दैट वुड बी कंसिस्टिंग ऑफ सम टर्म्स, और हर टर्म जो है दैट वुड बी एसोसिएटेड विद सम कैरेक्टरिस्टिक रूट के साथ।